आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉन मिल्टन के बचे हुए इंपॉर्टेंट वर्क। लास्ट वीडियो में हमने इनके काफ़ी सारे वर्क कवर कर लिए हैं। अब सिर्फ वही वर्क बचे हैं जो इन्होंने अपने करियर के आखिरी पीरियड में लिखे थे, बिटवीन 1660 टू 1674, जब इनकी डेथ हो गई थी। 1660 से 74 तक जो इन्होंने वर्क लिखे थे वो आज हम पढ़ेंगे, और इसमें खासकर हम पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ेंगे, पैराडाइज वीकेंड को पढ़ेंगे और सैमसन एगोनिस्टिस को पढ़ेंगे। तो माना जाता है इस टाइम ये बूढ़े हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे, टोटली ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे, और इसी टाइम इन्होंने अपने कैरियर के सबसे अच्छे वर्क लिखे। इस टाइम इनकी लिटरेरी पावर्स अपने पीक पर थी। तो सबसे पहले बात करते हैं पैराडाइज लॉस्ट की। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो लिखा गया था, इट वॉज रिटन ड्यूरिंग 1658 टू 65। मतलब कहने का मतलब ये है, ये 58 में इन्होंने लिखना शुरू किया था और ख़त्म कर लिया था 65 में, और उसके 2 साल बाद इन्होंने इसको पब्लिश करा दिया था। ये एक एपिक पोएम है ब्लैंक वर्स में। ये पूछा जाता है कि किस में लिखा है, ब्लैंक वर्स में लिखा है, और ये लिखा गया है इन द मैनर ऑफ वर्जिल्स एनीड। जैसे वर्जिल ने अपने एनीड लिखा था उसी मैनर में ये लिखा गया है। बता दूं जिनको नहीं पता है, वर्जिल एक ग्रीक राइटर थे, पोएट थे, और वो भी बहुत महान राइटर रहे हैं लिटरेचर में। तो ये जो बुक है वो पब्लिश हुई है 1667 में विद 10 बुक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1657 में कितनी किताबें इसकी पब्लिश हुई थी, कितने वॉल्यूम आए थे, 10। उसके बाद सेकंड एडिशन आया था 1674 में, द ईयर ऑफ हिज डेथ। वहाँ पे जो एडिशन आया था वो 12 बुक के साथ आया था। 12 बुक के साथ इसलिए आया था क्योंकि इन्होंने 2 बुक जो थी उनको डिवाइड कर दिया था। 7th बुक जो थी और 10th बुक जो थी उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। कुछ नया नहीं ऐड किया था, बस कुछ माइनर रिवीजन किए थे, ओके। और इसमें एक नोट ऑन वर्सिफिकेशन भी ऐड किया था। इसके बाद पैराडाइज लॉस्ट जो है वो उसकी थीम क्या है, उसकी थीम है फॉल ऑफ मैन। अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, देन यू विल आंसर फॉल ऑफ मैन, ओके। या फिर दूसरी जो थीम है जस्टिफाइंग द वेज ऑफ गॉड टू द मैन। तो इसके अलावा टेम्पटेशन है, टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव, एक्सपल्सन ऑफ एडम एंड ईव फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन। तो ये इसकी थीम है कि कैसे जो मैन है उनको पैराडाइज से निकाल दिया गया था और कैसे उन्होंने गॉड को डिसओबे किया था। इसके बाद है उनका जो पर्पस है, जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन। सैटर्न जो है, अच्छा सैटर्न जो है वो एक रेबल एंजल होता है जो कि पहले हेवन में ही रहता था, लेकिन गॉड के खिलाफ क्या करता है, वो विद्रोह खड़ा कर देता है, गॉड की जो सत्ता है उसको चैलेंज कर देता है, और उनको डिफाई करता है, उनकी आज्ञा मानने से मना कर देता है, और क्या करता है, वेजेज ऑफ वॉर, और उनके खिलाफ युद्ध करता है। तो ये सारी कहानी पहले ही हो चुकी थी, इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसको बाद में एक्सप्लेन किया गया है। कहानी जो शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है कि सैटर्न को जो इसने रिवोल्ट खड़ा किया था गॉड के अगेंस्ट, तो इसको पैराडाइज से निकाल दिया गया है, और ये अब सफ़र कर रहे हैं कहाँ पे, हेल में। एक लेक होती है, लेक ऑफ फायर, वहाँ पे ये सारे एंजल पड़े हुए हैं जो फॉलन एंजल हैं, जिन्होंने गॉड के खिलाफ युद्ध किया था। तो वहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, पहली बुक की शुरुआत जो है वो वहीं से होती है। अच्छा, इसमें ये भी समझ लो, जो 7th बुक है डेट इज the shortest book with 640 lines, and the 9th book is the longest book with 1189 lines, okay। तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। मिल्टन जस्टिफाइज वेज ऑफ गॉड टू मैन। जो मिल्टन है वो गॉड के तरीके जो हैं वो इंसान को जस्टिफाई करते हैं कि वो जो करते हैं वो सही करते हैं। अच्छा, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप समझ लीजिए। लैमर्टाइन, ये पूछा गया एग्जाम में बहुत बार। लैमर्टाइन कहते हैं ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एक प्यूरिटन का ड्रीम था जो अपनी बाइबल के ऊपर सो गया। अच्छा, ये जो प्ले है, प्ले नहीं एपिक है, ये क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो करता है। जो ग्रीक क्लासिकल यूनिटीज़ थी जिनके बारे में एरिस्टोटल ने बात की थी, वो कौन कौन सी थी, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। तो ये उसको फॉलो करता है। विलियम ब्लेक जो है वो रिमार्क करते हैं कि मिल्टन जो है वो सैटर्न की पार्टी से थे, ठीक है। इन्होंने सैटर्न जो डेवल है उसके कैरेक्टर को इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया है कि मिल्टन कहते हैं कि वो किसकी पार्टी से थे, सैटर्न। अच्छा, पैराडाइज लॉस्ट की कहानी पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद हम ऊपर आएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले बुक फर्स्ट क्या कहती है, बुक फर्स्ट बोलती है इसमें फॉल ऑफ मैन है, इन्वोकेशन है, सैटर्न एंड हिज बैनिशमेंट फ्रॉम हेवन विद फॉलन एंजल्स और पेंडेमोनियम है। थोड़ा आपको मैं डिटेल में बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। सबसे पहले तो इन्वोकेशन में क्या है, मिल्टन जो है वो म्यूज को इन्वोक करते हैं। देखो, ये जो म्यूज है ये जनरली जो ग्रीक एपिक जब लिखे जाते थे तो वहाँ पे म्यूज को इन्वोक किया जाता था, पोयम लिखी जाती थी। तो म्यूज क्या करते थे, वो इंस्पायर करते थे पोएट को लिखने के लिए, उसे पावर देते थे लिखने की कि वो इतने हाई जो एग्जॉल्टेड सब्जेक्ट है उस पर वो कुछ लिख सके।
तो उसी की तरह मिल्टन भी म्यूज को बुलाते हैं, लेकिन मिल्टन ये क्लियर कर देते हैं कि उनके जो म्यूज हैं वो ग्रीक वाले म्यूज नहीं है। ये क्या एक तरह से गॉड होते थे, ठीक है। तो उनके जो म्यूज हैं वो ग्रीक वाले म्यूज नहीं है, ये क्रिश्चियन म्यूज हैं। तो ये मिल्टन जो है वो पहले ही क्लियर कर देते हैं। इसके अलावा इसमें क्या दिखाया गया है, फॉल ऑफ मैन, सैटर्न एंड बैनिसमेंट। होता क्या है, सैटर्न मैंने आपको बताया था युद्ध छेड़ देता है, फिर वो लेक ऑफ फायर जो होती है वहाँ पे पड़े होते हैं सारे एंजल, सफ़र कर रहे होते हैं, चेन से बंधे होते हैं, घना अंधेरा छाया होता है, जो आग जल रही होती है अब उससे भी रोशनी नहीं हो रही, तो उससे भी मतलब रोशनी नहीं निकल रही थी, मतलब वो जो आग थी वो कहाँ की थी, वो हेल की फायर थी। तो ऐसी मतलब फायर उन लोगों ने कभी देखी नहीं थी, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। तो वो क्या करते हैं, अपनी जंजीरें जो हैं अचानक से वो कोशिश करते हैं तोड़ने की, वो टूट जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि गॉड अलाउ करते हैं उन्हें फ्री होने के लिए। उसके बाद वो उड़ के एक जगह पे जाते हैं और वहाँ पे एक जो डेवल होता है उसका नाम होता है मलसीवर, वो एक आर्किटेक्ट होता है। तो उस ज़मीन से बहुत सारा मिनरल, गोल्ड और बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, जिससे वो एक जगह बनाते हैं, एक पैलेस टाइप का बनाते हैं, इसको बोलते हैं पेंडेमोनियम। ठीक है, पेंडेमोनियम में अब वो सारे डेवल क्या करते हैं, वो काउंसिल करते हैं, सलाह करते हैं, परामर्श करते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, गॉड के खिलाफ क्या दोबारा जंग लड़नी चाहिए। तो बहुत सारा ऐसी चर्चा होती रहती है, हमें अपना बदला लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें मतलब निकाल दिया गया वहाँ से, बैनिश कर दिया गया हेवन से, बैनिशमेंट फ्रॉम हेवन। तो फाइनली जो सैटर्न है वो एडवाइस देता है, सैटर्न कहता है कि नहीं नहीं, गॉड के खिलाफ हमें जंग नहीं करनी है, हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा काम करना है जिससे उसकी जो उसका काम खराब हो जाए, उसका प्लान जो है, जो भी वो प्लान कर रहे हैं वो खराब हो जाए। तो वो प्लान करते हैं कि गॉड कुछ है, उन्हें पता चलता है कि गॉड ने ह्यूमंस बनाए हैं, ह्यूमंस जो उनकी फेवरेट क्रिएशन है, तो हमें उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जो एडम एंड ईव दो ह्यूमन होते हैं उनको टेम्प्ट करने के लिए वो प्लान करते हैं कि जो भी मतलब हमको उनसे कुछ ऐसा करवाएंगे जिससे वो गॉड को डिफाई करें। तो सैटर्न जो है वो अपने आप को आगे लाता है, वो कहता है कि मैं ये काम करूंगा, मैं उनको टेम्प्ट करूंगा जिससे वो कुछ ऐसा कर दें जिससे जो गॉड का प्लान है वो बर्बाद हो जाए। बात समझ में आ गई आपको? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें जो है बुक सेकंड में, उसके बाद जब सैटर्न जा रहा होता है, ठीक है, तो आगे देखते हैं बुक सेकंड में क्या है, काउंसिल ऑफ एविल स्पिरिट टू टेम्प्ट एडम एंड ईव। तो जो सारी ये जो इविल स्पिरिट होती हैं, डेवल होते हैं, ये भी यही सलाह देते हैं कि ठीक है एडम एंड ईव को टेम्प्ट किया जाए। इसके बाद जब सैटर्न आ रहा होता है तो वो हेल के गेट से बाहर निकलता है, तो उसे दो लोग मिलते हैं, एक सिन एंड डेथ, दोनों मॉन्स्टर्स होते हैं। ये शायद सिन जो है वो डेथ की बैक पे बैठा हुआ होता है। तो जो सिन एंड डेथ होते हैं, इसको लूसीफर को, सैटर्न कौन है, लूसीफर उसका नाम है, ठीक है, फॉलन एंजल है ये, और एक्चुअली हेड ऑफ फॉलन एंजल्स है। तो ये सिन एंड डेथ जो है वो इसी के बच्चे होते हैं, इसको पता चलता है कि ये इसी के बच्चे हैं। तो गॉड जो है इस बुक में इस फॉल को देख लेता है, गॉड को पता चल जाता है कि ये जो फॉल है, मैं इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो गया है, हाँ अब देखिए, गॉड जो है वो इस फॉल को देख लेता है, गॉड को पता चल जाता है कि ये जो सारे फॉलन एंजल्स हैं ये क्या प्लान कर रहे हैं। तो वो अपने एक मैसेंजर को भेजता है जिसका नाम होता है रफेल को भेजता है, किसको, एडम एंड ईव को वार्न करने की, तुम्हें ऐसे ऐसे ये लोग टेम्प्ट करने आएंगे, तुम लोगों को कुछ, तुमसे कुछ गलत करवाने आएंगे, तो तुम उनकी बहकावे में आना मत, उनकी बातों में मत आना। किसको भेजता है, रफेल को भेजता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब एडम एंड ईव जो हैं, एडम एंड ईव को वॉर्न करने के लिए भेजते हैं। तो जो सन है, सन कौन है, जीसस क्राइस्ट, ठीक है। जीसस क्राइस्ट क्या करते हैं, अब उन्हें पता चलता है कि ऐसा तो होना ही है, वो बस एक चेतावनी देते हैं, अगर संभल जाओ, वरना गॉड को तो सब पता ही है, उन्हें पता है कि होना ही है, ठीक है, और सन को भी पता है कि ये तो होना ही है। तो वो जो ह्यूमन, जो मैनकाइंड जो सिन करने वाला था, जो पाप करने वाला था गॉड को डिफाई करके, तो उन्हें पता होता है, तो सन अपने आप को सेक्रीफाइस करने का ऑफर करता है, किसके लिए, फॉर द रिडेम्पशन ऑफ द मैनकाइंड। इतनी बात समझ में आ गई। अब सैटर्न जो है वो डिस्गाइज मतलब वो अपना बेस बदल के आता है। और यूरियल कौन होता है, यूरियल जो है वो गार्ड होता है अर्थ पे, मतलब वो अर्थ का गार्ड होता है, मतलब अर्थ पे घुसने से पहले किसी को भी किसका सामना करना पड़ेगा, यूरियल का। तो वो रास्ता पूछता है, कौन, सैटर्न यूरियल से रास्ता पूछता है अर्थ तक का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो बुक फोर्थ है, बुक फोर्थ में क्या होता है, एक गार्ड होता है ईडन में सैटर्न टेम्प्ट्स ईव इन अ ड्रीम। तो सैटर्न जो है वो ईव होती है उसको टेम्प्ट कर देता है, किसमें, ड्रीम में।
भी मतलब सपने में, और इसके लिए उसको अरेस्ट भी कर लिया जाता है, लेकिन फ्री भी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ये इसका रीजन बुक में नहीं बताया गया कि उसको अरेस्ट करके छोड़ क्यों दिया जाता है। अगर उसको नहीं छोड़ते तो शायद वो आगे अटेम्प्ट कर ही ना पाता, है ना। आगे जो होने वाला है बुक में शायद वो होता ही नहीं। तो जब गॉड को सब पता था तब भी उन्होंने फ्री कर दिया। इसका मतलब ये था कि गॉड चाहते थे ऐसा होने देना, है ना। तो इसीलिए मिल्टन ने कहा है कि वो गॉड के जो वेज हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं मैन को, गॉड जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं, बुक 5 है। ईव टेल्स अ ड्रीम टू एडम। अब ईव जो है, जो उसे सपना आता है वो उसे एडम को बताती है, अपने डेली रूटीन वो सारे करते हैं। अब रफेल आता है, जो गॉड ने रफेल को भेजा था मैसेज के साथ, तो वो रफेल आता है, एक बैंकेट होती है। इसके बाद जो है रफेल जो है वो उन्हें इन्फॉर्म करता है फॉलन एंजल के रिवोल्ट के बारे में। रिवोल्ट मतलब अब जो कहानी जो शुरू हुई थी, जहाँ से कैसे उन्होंने गॉड के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, वो कहानी अब बुक 5 में बताई जाती है। कौन बताता है? रफेल बताता है। अब रफेल जो है वो पूरी स्टोरी ये 6 में कंटिन्यू करता है। इसके बाद 7th में जो रफेल है, यही रफेल, ये पहले तो रिवोल्ट की स्टोरी 6 बुक तक बताता है। 7th बुक में ये क्या बताता है? क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड, ये वर्ल्ड कैसे क्रिएट हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ये वर्ल्ड कैसे, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड किसमें बताता है? बुक 7th में। ये बुक के नाम इसलिए दे रहे हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है, इनको ध्यान रखना आप कौन सी बुक में क्या हुआ था। अब बुक 8 की बात करते हैं। बुक 8 में जो है वो एडम जो है वो नरेट करता है ये स्टोरी। एडम नवेट से जो स्टोरी, एडम अपनी स्टोरी नवेट करता है किसको? रफेल को। मतलब वो ईव के बारे में क्या सोचता है, वो उसकी तरफ थोड़ा सा फिजिकली अट्रैक्टेड था, तो वो रफेल को बता देता है। तो रफेल जो है वो उसको यही एडवाइस देता है कि तुम्हारा लव जो है वो कैसा होना चाहिए? स्पिरिचुअल होना चाहिए रादर देन फिजिकल। ठीक है, इसके बाद हम 9th बुक की बात करते हैं। इसमें टेम्पटेशन है, फिर से दोबारा से सैटर्न टेम्प्ट करता है, और एडम एंड ईव जो है वो डिसोबे कर देते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग द फ्रूट। अच्छा, ऐसा ही इसमें थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, सैटर्न जो है वो एक सरपेंट बन के आता है। सरपेंट, सरपेंट मतलब जो सांप प्रजाति होती है, और वो किसको टेम्प्ट करता है? ईव को टेम्प्ट करता है, एडम को नहीं करता है। और ईव उसके बहकावे में आ भी जाती है। तो किस बारे में टेम्प्ट करता है? एक्चुअली गॉड ने मना किया था एक फ्रूट खाने को, जो कि ट्री ऑफ नॉलेज पे होता है। तो उसका वो उस फ्रूट को मना किया था गॉड ने खाने को, तो वो लोग खाते भी नहीं है उसको। बस वो गार्डन ऑफ ईडन में वो जो ट्री होता है, ट्री ऑफ नॉलेज, वो बस उसकी प्रोटेक्शन कर रहे थे और देखभाल करते थे उस पूरे गार्डन की। तो जो सरपेंट है, जो सरपेंट बेसिकली कौन था? सैटर्न था। तो सैटर्न ये कहता है कि तुम लोग ये खा लो, गॉड इसलिए तुम लोगों को ये खाने से मना कर रहे हैं क्योंकि तुम में उनके जैसी शक्ति ना आ जाए। ठीक है, बहुत सारी ऐसे बहला फुसला के ईव को बातें कहता है, तो ईव बातों में आके वो फल खा लेती है। ठीक है, जब वो फल खा लेती है तब उसको रियलाइज होता है कि उसने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है, और बाद में सरपेंट तो निकल लेता है भाई। तो ये एडम आता है, जब एडम को पता चलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मतलब एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि ईव ने ये क्या कर दिया। लेकिन एडम जो है वो ईव से प्यार करता था, उससे दूर नहीं जाना चाहता था, तो ईव को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था वो, इसलिए एडम भी वो फल खा लेता है। तो इसलिए एडम एंड ईव दोनों ही डिफाई कर देते हैं गॉड को, और उसके बाद क्या होता है? उन्हें निकाल दिया जाते हैं। अब ये बुक 10th में होता है, गॉड अपना जजमेंट सुनाते हैं। सैटर्न जो है वो वापस पैंडेमोनियम में चला जाता है। वो सारे डेवल बड़े खुश होते हैं कि हमने बर्बाद कर दी क्रिएशन जो थी सबसे फेवरेट। एडम एंड ईव जो है वो रिपेंट करते हैं, और सैटर्न और जो उसके फॉलन एंजल्स हैं इनको सजा क्या दी जाती है? उन्हें हमेशा के लिए सरपेंट ही बना दिया जाता है। इसके बाद बुक 11th में क्या होता है? गॉड जो है, जो एडम एंड ईव रिपेंट कर रहे थे, उनका रेपेटेंस एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन फिर भी उन्हें पैराडाइज से निकाल देता है। पैराडाइज से निकाल देते हैं गॉड, ठीक है, एडम एंड ईव दोनों को। और ये सेंटेंस कौन एग्जीक्यूट करता है? माइकल। माइकल उनको पैराडाइज से बाहर ले जाता है। ईव जो है उसे बहुत दुख होता है पैराडाइज लॉस पे, और माइकल जो है वो अब उनको क्या दिखाता है? फेट ऑफ मैन, की जो इंसान है उसका भाग्य क्या होने वाला है। अभी तक जो थे डेथ उनको छू नहीं सकती थी, लेकिन अब ये भी बताता है कि डेथ आएगी। ठीक है, अभी तक वो इमॉर्टल थे, लेकिन अब उन्होंने वो फ्रूट खा लिया, अब वो कैसे हो गए? मॉर्टल हो गए। मॉर्टल का मतलब अब उन पर डेथ आएगी। और वो एडम को ये भी दिखाता है, एडम की वो एडम कैसे मरेगा, उसकी भी डेथ दिखाता है उसे। तो एडम ये देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, परेशान होता है, ईव को कोसता भी है वो कि तुम्हारी वजह से हुआ ये सब, लेकिन अब जो भी है अब तो हो गया। अब बुक 12th में क्या है? माइकल जो है उसका विजन जो है वो कंटिन्यू रहता है। एडम एंड ईव जो है वो फ्यूचर रिडेम्पशन के बारे में सुनते हैं। फ्यूचर रिडेम्पशन मतलब क्राइस्ट जब अर्थ पे आएंगे तो वो क्या करेंगे? ह्यूमन काइंड को रिडीम करेंगे। ठीक है, तो इसे सुनकर उन्हें थोड़ा सा तसल्ली मिलती है, थोड़ी सी संतावना मिलती है। तो चलिए अब हम जो पीछे हम छोड़ दिया था वो हम अभी कवर करते हैं।
कहाँ पे हैं हम, कहाँ से छोड़ा था, यहाँ से, हाँ ठीक है। अब देखते हैं, विलियम ब्लेक कहते हैं तो सैटन के करेक्टर को, उसके आर्ग्यूमेंट को इतने अच्छे से अपनी बुक में मिल्टन ने रखा है कि विलियम ब्लेक कहते हैं कि मिल्टन जो था वो तो सैटन की पार्टी का था। अब डॉक्टर जॉनसन क्या कहते हैं, वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क, नो बडी एवर वेस्टेड लॉन्गर, कि ये बहुत लंबा है, हम इसको एज अ टास्क की तरह पढ़ते हैं। अब एक लाइन इसमें ये भी है, ये डॉक्टर जॉनसन नहीं कहते हैं, ये जनरल लाइन है, एडम बट नॉट सैटन इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। लोग सैटन को हीरो समझ में हैं, लेकिन असली हीरो कौन है, एडम है। एडम है पैराडाइज लॉस्ट का हीरो। अच्छा, अब करेक्टर्स की बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से करेक्टर हैं। तो बेल्जेबब है, बेल्जेबब जो है वो सैटन का राइट हैंड है। मोलोच है, ये कौन है, एक हॉरिफाइड किंग है जिसके जो पूरा ब्लड से पूरा सना हुआ है, और ब्लड किसका है, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस का। बिलायल है, ये जो है वो कम्स लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल्स, और ये एसोसिएटेड है किससे, लस्ट एंड वायलेंस से। इसके आगे देखते हैं, सैटन कौन है, हेड ऑफ रिबेलियन एंजल्स है, हु हैव जस्ट फॉलन फ्रॉम द हेवन, और ये ओरिजिनेटर ऑफ सिन भी है, ठीक है, सिन एंड डेथ इसी के तो बच्चे थे। एडम जो है वो पहला ह्यूमन है, केयरटेकर है गार्डन ऑफ ईडन का, और ग्रेटफुल एंड ओबीडियंट है किसको, गॉड को। ईव कौन है, पहली वुमेन है और मदर है मैनकाइंड की। सन कौन है, जीसस क्राइस्ट है। मैमोन कौन है, एक डेबल है इन द बाइबल जिसको एपिटोम ऑफ वेल्थ मानते हैं, धन का प्रतीक मानते हैं। मल्सीवर जो आर्किटेक्ट होता है, जो कि पेंडेमोनियम बनाता है, ठीक है। गैब्रियल कौन है, गैब्रियल जो है गार्ड है, कहाँ पे, गार्डन ऑफ ईडन पे। कौन, गैब्रियल, इसको ध्यान रखना, वन ऑफ द आर्च एंजल ऑफ हेवन। रफेल कौन है, रफेल गॉड का मैसेंजर है, बताया था। यूरियल गार्ड एट अर्थ है, और माइकल कौन है, हेड है आर्च एंजल्स का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पैराडाइज लॉस्ट पूरा। अब आगे देखते हैं पैराडाइज वीकेंड। पैराडाइज वीकेंड एक्चुअली सीक्वल था, पैराडाइज लॉस्ट का सीक्वल था, और ये कब लिखा गया था, 1671 में। ये भी एक एपिक पोयम है ब्लैंक वर्स में, और ये 4 बुक्स में है, ठीक है। वो कितनी में थी, 10, और लेटर इट वॉज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स इन 1674, लेकिन ये कितनी बुक्स में है, 4 बुक में। दिस बुक इज कंपोज्ड एट हिज कॉटेज इन चैलफॉन्ट सेंट जाइल्स इन बकिंगम शायर। ही कंपोजेज इट एट द एडवाइस ऑफ फ्रेंड डॉक्टर थॉमस एलवुड, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप नाम क्लियरली देख लो, मैं दोबारा करता हूँ। थॉमस एलवुड, थॉमस एलवुड की एडवाइस पे लिखी थी इन्होंने। इट हैज, बहुत कम लाइन है इसमें, देखो पैराडाइज लॉस्ट में 10,000 से भी ज़्यादा लाइन्स हैं, और इसमें 2065 लाइन है। तो वाइल पैराडाइज लॉस्ट कंटेन्स, इसमें लिखा भी है 10,565 लाइन्स। मिल्टन एम्प्लॉयज अ प्लेन स्टाइल, बहुत ही प्लेन स्टाइल में लिखते हैं। ही यूजेस सिमाइल्स टू द मिनिमम, ही मतलब बहुत फिगर ऑफ स्पीच का बहुत कम यूज करते हैं, सिंपल सिंटैक्स रखते हैं। फॉर नॉर्थ ऑफ फ्रे पैराडाइज वीकेंड इज द प्रैक्टिकली सुई जेनविस, ये इसका मतलब यूनिक होता है। इट इज अ सीक्वल टू पैराडाइज लॉस्ट, ये पैराडाइज लॉस्ट का क्या है, सीक्वल है, मतलब ये जो बंदा है इसके लिए ये क्या है, पैराडाइज वीकेंड कैसा है, यूनिक है, ठीक है। इन इट ही सोच द डिबेट बिटवीन, अच्छा इसका मेन सब्जेक्ट क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिबेट है किसकी, क्राइस्ट और सैटन की। सैटन क्या करता है, टेम्प्ट करने की कोशिश करता है क्राइस्ट को, लेकिन वो फेल हो जाता है। आगे देखते हैं, ही टेक्स टेम्पटेशन, टेम्पटेशन इसका सब्जेक्ट है, क्रूसिफिकेशन और रिसरेक्शन है इनटू फोकस। ही हैज़ टेकन द स्टोरी फ्रॉम द फर्स्ट वर्जन ऑफ सेंट ल्यूक गॉस्पल, ये इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ से अपनी ये कहानी लेता है, सेंट ल्यूक गॉस्पल के फर्स्ट वर्जन से। इट इज़ हिज फेवरेट बुक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मिल्टन की फेवरेट बुक है। क्राइस्ट, सैटन, एडम, ईव, एवल, केन, वर्जिन मैरी, बिलायल आर सम सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स इन पैराडाइज वीकेंड। इट इज सैटन हु डिमीन्स द ह्यूमन रेस। केन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, केन जो है वो मर्डर से एल्डर ब्रदर एवल, केन जो है वो अपने एल्डर ब्रदर एवल का मर्डर कर देता है, एंड ब्रिंग्स क्राइम एंड क्रूअल्टी ऑन दिस अर्थ। मिल्टन सोच द विक्ट्री ऑफ क्राइस्ट ओवर सैटन, अच्छा जो सैटन है वो टेम्प्ट करने में नाकामयाब हो जाता है, तो अल्टीमेट विक्ट्री किसकी होती है, क्राइस्ट की। तो वो किसके साथ है, क्राइस्ट के साथ है, कौन, मिल्टन। आगे देखते हैं, It is a series of debate between Christ and Satan. It was Milton's favorite book. The 4 books describes the temptation of Christ by Satan. तो ये था पैराडाइज वीकेंड। अब हम इनका जो बहुत ही एक क्लोजेट ड्रामा है उसको पढ़ेंगे, सैमसन एगोनिस्टिस, ठीक है। ये भी 1671 में ही लिखा गया था, और पैराडाइज वीकेंड का जो एडिशन आया था उसी के साथ ये पोयम, वो ड्रामा जो था वो आया था। तो इसको पढ़ते हैं। तो ये भी क्या है, ये क्लोजेट ड्रामा है, ट्रेजिक है। क्लोजेट ड्रामा का अच्छा मतलब क्या होता है ये आप समझ लो। क्लोजेट ड्रामा वो होता है जिसको पढ़ने के पर्पज़ से लिखा जाता है, ठीक है, उसको परफॉर्म करने के पर्पज़ से नहीं लिखा जाता है, उसको इस पर्पज़ से लिखा जाता है कि इसको पढ़ा जाए। बात समझ में आ गई आपको, तो उसको क्लोजेट ड्रामा बोलते हैं। तो ये पब्लिश हुआ था
विद पैराडाइज वीगेंड इन 1671 विद द टाइटल, इसका टाइटल क्या था, पैराडाइज वीगेंड अ पोयम इन ब्लैंक, पोयम इन 4 बुक्स टू विच इज एडिड सैमसन एगोनिस्टिस। ठीक है, पैराडाइज वीगेंड एक पोयम जो कि 4 बुक में है और उसमें सैमसन एगोनिस्टिस भी ऐड किया गया है। तो मिल्टन जो है प्रेजेंट्स इन इंग्लिश अ प्योर ट्रेजेडी विद ग्रेविटी, calm, dignity and restraint which is the कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। तो इसको ये एकदम ग्रीक ट्रेजेडी के स्टाइल में प्रेजेंट करते हैं और ग्रीक ट्रेजेडी की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या है, ग्रेविटी, काम, डिग्निटी और रेस्ट्रेंट। इतना समझ में आया। ही हैज़ मेड अ गुड यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अच्छा, ये टर्म का भी मतलब समझ लो, आपके काम आएगा। टी.एस. एलियट जो है उन्होंने ये थ्योरी दी थी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब होता है कि आपको रीडर के अंदर कोई ऐसा इमोशन जो जगाना है स्टेटमेंट देकर नहीं, मतलब कह के नहीं जगाना है। आप किसी सिचुएशन, प्लॉट या कहानी में कुछ ऐसा प्रेजेंट कर दो जिससे अपने आप वो इमोशन निकल के बाहर आ जाए, आपको कहना ना पड़े। तो उसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो इसका अच्छा यूज किया है मिल्टन ने इस ड्रामा में। अच्छा, हबरेस या प्राइड, हबरेस जिसको प्राइड भी बोलते हैं, तो ये क्या है, ट्रेजिक फ्लॉ है। हर ट्रेजेडी में एक ट्रेजिक फ्लॉ होती है जिसके कारण जो ट्रेजिक हीरो होता है उसका डाउनफॉल होता है। तो इसमें ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, प्राइड है, इसको ध्यान रखना। इट फॉलोज द क्लासिकल यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ये भी क्लासिकल यूनिटीज फॉलो करती है। इट इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स, और ये भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। थोड़ी सी ऑटोबायोग्राफिकल है इन नेचर, क्योंकि सैमसन भी अंधे थे और मिल्टन भी अंधे थे। और ये कोरस का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। कोरस क्या होता है, जब समूह में लाइनें बोली जाती हैं तो उसको कोरस बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं कोरस में और उससे सैमसन से कुछ ना कुछ कह के जाते हैं। ठीक है, तो कोरस का अच्छा यूज किया गया है इस ड्रामा में। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, सैमसन, अब ये स्टोरी पढ़ लेते हैं। सैमसन इज सन ऑफ मानुआ, इसका बेटा था मानुआ का। मानुआ जो था वो एक गरीब आदमी था, कहाँ का, फिलिस्तीन का। द सीक्रेट ऑफ सैमसन्स फिजिकल स्ट्रेंथ, बहुत ताकतवर था। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ का सीक्रेट कहाँ था, उसके लॉक ऑफ हिज हेयर, उसके हेयर के लॉक्स में था। लॉक का मतलब जो लटे होती हैं। नो वन हैज़ द करेज टू चैलेंज हिम, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको चैलेंज करे, उसको चुनौती दे। तो गाजा का जो गवर्नर था, अफ्रेड ऑफ सैमसन, वो सैमसन से डरता था। तो गवर्नर इज अ मैन ऑफ करप्शन, करप्ट था, भ्रष्ट था। ही हैचेज अ कॉन्स्पिरेसी, वो एक साजिश रचता है अगेंस्ट सैमसन, किसके अगेंस्ट, सैमसन के अगेंस्ट। ही सेंड डलाइला, एक वुमेन होती है डलाइला, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, उसको भेजता है टू टेम्प्ट सैटन, वो सैमसन को टेम्प्ट करने के लिए डलाइला को भेजता है। एंड नो द सीक्रेट, और डलाइला से कहता है कि रहस्य का पता लगाओ। डलाइला जो है टेम्प्ट हिम विद हर ब्यूटी एंड नोज द सीक्रेट। अब डलाइला है जो उसको अपनी ब्यूटी से टेम्प्ट कर लेती है, सिड्यूस कर लेती है और उसका रहस्य जो है जान लेती है। अब होता ही है, जब रहस्य पता चल जाता है तो सैमसन को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको अंधा कर दिया जाता है विद हॉट आयरन रॉड्स, गर्म सलाखे उसकी आंखों में डालकर उसे अंधा कर देते हैं। और डलाइला जो है सियास, अब डलाइला जो है बाद में आती है, बहुत सारे लोग आते हैं एक्चुअली सैमसन के पास। कोरस आता है और मैं आपको बताऊंगा, ये हराफा आता है, डलाइला आती है, उसके पिता आते हैं, ये बताते हैं सब। तो डलाइला जब आती है, जब वो प्रिजन में होता है, तो वो कहती है कि उसने ये किया है अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने रिलीजन के लिए। तो वो कहती है उसने ऐसा अपनी कंट्री और रिलीजन के लिए किया, हालांकि उसका पर्पस उसे नुकसान पहुंचाना नहीं था। उसे नहीं पता था ये लोग उसके साथ इतना बुरा करेंगे। लेकिन जो सैमसन है, इसकी डलाइला की बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता है, वो इसको हिपोक्राइट बोलता है, ठीक है, डबल डीलर बोलता है, उसको भगा देता है। अब हराफा जो है वो एक स्टॉलवर्ट है, वॉरियर है, वो सैमसन को मॉक करता है। वो कहता है कि जब तुम्हारे पास तुम्हारी पावर थी, मैं तुम्हें तब भी हरा देता। तो ऐसा ऐसा बोलता है। तो सैमसन जो हो रहा है वो कहता है अभी तो मेरे पास पावर नहीं है, अभी तुम लड़ लो, मैं अभी तुम्हें हरा दूंगा। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट होते हैं। सैमसन उसके बाद होता क्या है, सैमसन को ले जाया जाता है अटेंड द पब्लिक सेलिब्रेशन इन 100+ हॉल। एक 100+ हॉल होता है, वहाँ पे ले जाया जाता है। वहाँ पे पब्लिकली सेलिब्रेशन चल रहा था, तो सैमसन को वहाँ ले जाया जाता है। उसके फादर मनुआ जो है वो भी मतलब रोते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर से, पब्लिक से, कि उसको छोड़ दिया जाए। तो सैमसन को ये इंसल्ट लगती है। बताया ना, प्राइड उसकी क्या है, प्राइड उसकी ये ट्रेजिक फ्लॉ है, ठीक है, ये उसकी वीकनेस है। वो अपने अभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता था, तो वो इंसल्टेड फील होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वो क्या करता है, अब उसके अंदर पता नहीं कहाँ से बहुत सारी पावर आ जाती है। अब वो सारे जो पिलर्स है वो गिरा देता है। ही डिस्ट्रॉयज हिमसेल्फ अलॉन्ग विद ऑल हु आर इन द हॉल। वो अपने आप को तो मार ही देता है, लेकिन उसके साथ उन सब लोगों को मार देता है जो उस हॉल में मौजूद थे। चलिए आगे देखते हैं। अब
डॉक्टर जॉनसन जो हैं वो क्या कहते हैं, वो इसको डिफेक्टिव कहते हैं एक्शन में। ठीक है, जैसे मानते हैं ना कि ये यूनिटी ऑफ एक्शन फॉलो करता है, टाइम फॉलो करता है, तो वो कहते हैं, डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि एक्शन में ये डिफेक्टिव है। ठीक है, यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। ये यूनिटीज़ क्या होती हैं? यूनिटीज़ बेसिकली ये होती हैं, जैसे सबसे पहले यूनिटी ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है कोई भी ट्रेजेडी तब परफेक्ट होगी जब उसमें एक प्रॉपर बिगिनिंग होगी, मिडिल होगा और एंड होगा। ठीक है, अगर तीनों में से एक भी चीज़ नहीं है तो वो ट्रेजेडी एक प्रॉपर ट्रेजेडी नहीं है। ठीक है, ऐसा एरिस्टोटल ने कहा था। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी इवेंट उसमें हो रहे हैं वो सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होने चाहिए। मतलब अगर आप एक भी इवेंट को निकाल दें तो पूरी की पूरी ट्रेजेडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। ये है इंटरलिंक्ड होने का मतलब। ठीक है, सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए, हर इवेंट इस चीज़ से जुड़ा होना चाहिए कि कैसे उसका डाउनफॉल होगा जो ट्रेजिक हीरो है। तीसरी चीज़ ये है कि कोई भी इवेंट ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब जिसको हम निकाल दें तब भी कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे आजकल हम मूवीज़ देखते हैं, बॉलीवुड में देखते हो कई सारे जो सॉन्ग्स होते हैं वो ज़बरदस्ती घुसा देते हैं, कई सारे सीन होते हैं जो ज़बरदस्ती घुसा देते हैं, जिनको अगर हम कहानी से निकाल भी दें तब भी कहानी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यही कहने का मतलब है कि कोई भी डायलॉग या कोई भी इवेंट या कोई भी एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको अगर हम निकाल दें तो ट्रेजेडी पे कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो डॉक्टर जॉनसन जो है वो इसको क्या बोलते हैं, डिफेक्टिव इन एक्शन, और शायद वो काफ़ी हद तक सही भी थे। इट हैज़ बिगिनिंग एंड द एंड बट लैक्स ऑफ मिडिल। वो कहते हैं इसमें बिगिनिंग है और एंड है लेकिन मिडिल की कमी है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस ट्रेजेडी इज हिब्रू इन स्पिरिट। ये ट्रेजेडी जो है वो हिब्रू है स्पिरिट में, और इसमें ऑथर के बायोग्राफिकल एलिमेंट भी हैं। अब लाइंस को हम स्टडी करते हैं। But what is strength without a double share of wisdom vast, unyielding, burdensome, proudly secure yet liable to fall by wicked subtleties, not made to rule but to subserve where wisdom bears command। ये कौन कहता है? सैमसन कहता है। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेंथ है वो बिना विस्डम के बेकार है। सैमसन रियलाइज्ड दैट ब्रूट फोर्स इज नथिंग विदाउट नॉलेज एंड विजडम। मतलब जो फोर्स है, इतनी सारी ताकत है, वो बेकार है नॉलेज और विस्डम के। वैन ही लैक्स द विस्डम टू कीप हिज नेजवाइट सीक्रेट, जो उसकी पावर थी उसे नेजवाइट सीक्रेट बोलते हैं, फ्रॉम डलाइला द स्ट्रेंथ डिसअपियर। जब उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो अपना सीक्रेट जो है वो डलाइला से छुपा पाए तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो गायब हो गई। नाउ ब्लाइंड, अब वो अंधा हो गया, प्रिजन में है। सैमसन लैमेंट्स दिस डिसीजन, वो अपने इस डिसीजन पे बिलाप करता है और नोट करता है कि उसकी स्ट्रेंथ विल ऑलवेज फॉल इफ इट इज नॉट कपल्ड विद द नॉलेज ऑफ हाउ टू wield इट प्रॉपरली। ओके, अगला देखो। दाउ आर्ट बिकम ओ वर्स्ट इम्प्रिजनमेंट द डंजन ऑफ दाई सेल्फ। ये कोरस कहते हैं, जब उसके पास कोरस आते हैं तो वो उससे कहते हैं कि मतलब उसकी दयनीय स्थिति को देख के कहते हैं कि तुम्हारी तो हालत, मतलब तुम्हारा तो इम्प्रिजनमेंट और वर्स्ट हो गया और ख़राब हो गया, क्योंकि एक तो तुम इतने कड़े कारागार में हो, ऊपर से तुम ब्लाइंड हो, अंधा कर दिया गया है तुम्हें, तो ये तो डबल इम्प्रिजनमेंट हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है। अगला देखते हैं। बट वॉट ऑफन इन नेशंस फ्राउन करप्ट एंड वाई देयर वॉइसेस ब्रॉट टू सर्विट्यूड देन टू लव बॉन्डेज मोर देन लिबर्टी, बॉन्डेज विद ईज देन स्ट्रेनुअस लिबर्टी, बट वॉट मोर ऑफन इन नेशंस फ्राउन करप्ट। अच्छा, ये 2 बार लिख गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहे हैं मिल्टन इन लाइन्स के माध्यम से कि लोग गुलामी में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि लिबर्टी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, फ्रीडम के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और इतना डिफिकल्ट रास्ता लोग चुनना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो हमेशा ज़िंदगी भर बस हाँ में हाँ लोगों की चापलूसी करते रहते हैं, गुलामी करते रहते हैं, क्योंकि खुल के बोलना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत कम लोग ही इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। और इसके लिए वो इंग्लिश मोनार्की जो उनके टाइम में रही थी उसका भी एग्जाम्पल देते हैं कि उस टाइम भी क्या था, लोगों ने इतना संघर्ष, उन लोगों ने संघर्ष नहीं किया, क्योंकि ये ईजियर वे था किसमें रहना, सर्विट्यूड में रहना। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लेना, पॉज करके समझ आ जाएगा पूरा। आई माई सेल्फ हैव ब्रॉट दैम ऑन सोल ऑथर आई सोल कॉज। वो कहता है कि जो भी उसके साथ हो रहा है सैमसन के साथ, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, कोई और नहीं है कि वो गॉड को ब्लेम करे या किसी और को ब्लेम करे। उसी ने तो डलाइला को अपना सीक्रेट बताया था, तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगला देखते हैं।
To what can I be useful wherein serve my nation and the work from heaven imposed, but to sit idle on the household earth a wilderness boon। तो इसमें होता क्या, मनाओ जो मोनोआ होता है उसका फादर होता है, वो सैमसन को कहता है द ही विल फ्री हिम विद द वैनसम मनी, कि वो उसको फ्री कर देगा, कैसे, वैनसम मनी देके। लेकिन सैमसन रिफ्यूज कर देता है उस प्रिजन को छोड़ने से, वॉन्डरिंग हाउ ही कुड कंटिन्यू टू सर्व इजराइल एज अ ब्लाइंड मैन। वो कहता है मैं ब्लाइंड हूँ, अगर मैं यहाँ से फ्री हो भी जाऊंगा तो मैं इजराइल को कैसे सर्व करूंगा, अपने देश की सेवा कैसे करूंगा बिना अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के। तो ये वर्ड जो है वो मिरर मतलब जो दिखाते हैं, दर्शाते हैं मिल्टन के एक्सप्रेशन ऑफ डाउट को, ठीक है, ओवर हिज ओन ब्लाइंडनेस, उसकी खुद की ब्लाइंडनेस जो थी उस पर डाउट दिखाते हैं। इन ए सोनेट वो लिखते हैं व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये सोनेट का नाम है, उसमें मिल्टन आर्ग्यू करते हैं दैट इवन दोज विदाउट फिजिकल पावर टू एक्ट कैन सर्व गॉड सिंपली बाई रिमेनिंग डेडिकेटेड टू हिज वर्ड। तो वो एक लाइन आपने पढ़ी होगी, दोज हु ओनली स्टैंड एंड वेट दे ऑल्सो सर्व, ऐसे करके कुछ लाइन थी, वो मुझे एग्जैक्टली लाइन नहीं पता है। तो उसका कहने का मतलब है जो कुछ नहीं करते हैं, जिनके अंदर कोई फिजिकल पावर नहीं होती, वो भी गॉड की सर्विस करते हैं, बस उन्हें अपने वर्ड या वो जो फेथ है उस पर अटल रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आई न्यू डैट लिबर्टी वुड ड्रॉ दी फोर्थ टू पेरिलियस एंटरप्राइजेस। तो ये कौन बोलती है, डलाइला बोलती है। डलाइला सैमसन से कहती है डैट सी लव्ड हिम सो मच सी वांटेड टू कीप हिम कन्फाइंड सो डैट ही वुड नेवर बी हार्म्ड। वो कहती है उसने तो उसको इसलिए कन्फाइन किया ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसे क्या पता था उसके साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार देखना, समझ आ जाएगा। ऑल वीकनेस इज वीकनेस, वो कहते हैं सारी वीकनेस कैसी है, जो वीकनेस है वो कैसी है, वीकनेस है। ये एक्चुअली वो डलाइला के लिए कहते हैं, किसके लिए कहते हैं, डलाइला के लिए। अगला है कमांड्स आर नॉट कंस्ट्रेंट्स इफ आई ओबे देम आई डू इट फ्रीली, ये कौन कहता है, सैमसन कहता है। आगे देखते हैं। आई बिगिन टू फील सम राउजिंग मोशंस इन मी विच डिस्पोज टू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन माई थॉट, ये भी सैमसन बोलते हैं। आगे ऑफ द सीम्स टू हाइड हिज फेस but unexpectedly return and to his faithful champion hath in place bore witness gloriously। ये कोरस बोलते हैं, इसका मतलब समझ लो। एंड में प्ले में क्या होता है, कोरस रिमार्क करते हैं कि गॉड ने जो है वो सैमसन की स्ट्रेंथ को रिस्टोर कर दिया। इवन आफ्टर सैमसन थॉट ही वॉज डूम टू लिव अ ब्लाइंड फिलिस्टीन प्रिजनर फॉर एवर, जब सैमसन को लगता था कि वो हमेशा जिंदगी भर ये फिलिस्टीन प्रिजनर बन के ही रहेगा, अंधा रहेगा, उस समय गॉड ने उसकी स्ट्रेंथ को रिस्टोर कर दिया, तभी तो वो 100 क्लब हॉल को गिरा पाया, तभी तो उसने सबको बर्बाद कर दिया। तो आज जो है वो जॉन मिल्टन मैंने पूरा ऑथर आपका कवर करा दिया है। इसकी अगली वीडियो में मैं वन लाइनर लेके आऊँगा थोड़े से, ठीक है, वो जॉन मिल्टन के ऊपर है, उनको आप देख लेना। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो लोग भी मेरा पेड बैच ले रहे हैं, मैंने जॉन मिल्टन पे एक जो MCQs की वीडियो डाली है एस के अरोरा बुक की, तो आप उसको देख लेना, वो फ्री वीडियो है, वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, उसका लिंक मैं आपको इसमें प्रोवाइड करा दूंगा। अगर क्योंकि ऑथर अब पूरा हो चुका है तो आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको एक एडवाइस और दूंगा, एक बुक आती है यूथ या घटना चक्र की, प्लीज़ ले लेना, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप पे रहते हैं, कोई सी भी एक लेना, यूथ की लेना या घटना चक्र की लेना, राइट। तो आप उससे क्या करेंगे, आप जॉन मिल्टन उठाना, जैसे घटना चक्र जो है मैंने देखी हुई है, यूथ का मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो आप अगर घटना चक्र लेंगे तो उसमें जो है जॉन मिल्टन का पूरा एक सेक्शन है, तो उसके सारे क्वेश्चन अब आप लगा डालना, ठीक है। तो आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा और थोड़े से आपके कंसेप्ट जो हैं वो और क्लियर होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक